हेलो 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 हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय डाबरा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं डाबरा क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले 2-3 दिन से इंटरनेट को लेकर बहुत बड़ी समस्या हो रही है। अब वो मेरी तरफ से मान लो, आगे से मान लीजिए, लेकिन ये प्रॉब्लम है। अगर आज भी कोई इंटरनेट की प्रॉब्लम आती है तो मैं आपकी क्लास बंद करके और मैं इस क्लास को रिकॉर्ड करूंगा। भाई, अगर लाइव के दौरान अगर कोई दिक्कत आती है तो मैं इसको रिकॉर्डिंग पे लगा चुका हूं। ये क्लास में पूरा रिकॉर्ड करूंगा और जैसे ही ये क्लास रिकॉर्ड हो जाएगी मैं इस पेपर को अपलोड कर दूंगा। या तो भगवान की दया से लाइव अच्छे से चल जाए, अगर लाइव के दौरान कोई दिक्कत आए तो आप अपना धैर्य बनाए रखना। मैं आपकी क्लास डिस्कनेक्ट कर दूंगा और इधर मैं इस पूरी क्लास को रिकॉर्ड करके दोबारा से अपलोड कर दूंगा। मैंने ये क्लास रिकॉर्डिंग पे लगा चुका हूं, आप टेंशन नहीं करें। आज मैं इस पेपर को अपलोड करके रहूंगा। लाइव अगर पूरी अच्छे से चलती है तो अच्छी बात है, अगर लाइव के दौरान कोई दिक्कत आती है तो आपको मैं डिस्कनेक्ट कर दूंगा, क्लास में रिकॉर्डिंग करता रहूंगा और जैसे ही मेरा क्लास रिकॉर्ड होगा मैं इस पेपर को अपलोड कर दूंगा। क्योंकि पेपर ठीक है, लाइव नहीं तो बाद में देख लेना, है ना। अगर हमारे साथ कोई ऐसी समस्या है तो आप बाद में देख लेना, क्योंकि 5-10 मिनट के बाद में दिक्कत आना शुरू हो रही है। एप्लीकेशन पे रेगुलर क्लास हो रही है, एप्लीकेशन पे क्लास हो रही है, कल भी हुई है, आज भी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहां यूट्यूब के साथ में आके कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, मैं इसको सही कराने में लगा हुआ हूं। बाकी का यहां तक सब कुछ क्लियर है। मैं पेपर स्टार्ट करता हूं, अगर कोई समस्या आए तो आपको मैं डिस्कनेक्ट कर दूंगा और मैं मेरा पेपर जो है पूरा रिकॉर्ड करके वापस डाल दूंगा। सभी भाइयों को नमस्कार। एक बार जितने भी भाई लाइव है वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बाकी का पेपर स्टार्ट करते हैं। भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक चलेगा। दोस्तों, मैं आपको पता है ये 2022 के, सॉरी 2024 के 2024 के 62 पेपरों का सॉल्यूशन मैं करा रहा हूं, जो लेटेस्ट पेपर है, एकदम लेटेस्ट पेपर है, नए पेपर है मेरे भाई। और ये पेपर हम इसलिए कर रहे हैं ताकि इन पेपरों से हमको हमारा आगे का भविष्य पता चलेगा। दोस्तों, आज का जो पेपर कराऊंगा ना, आज का पेपर कंफ्यूजन भरा है। कोशिश करना, देखना आज के कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप जल्दी से टिक कर दोगे और पता चलेगा पेपर हो गया। ठीक है ना। तो एक बार भाई हरकेश भाई, जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, एप्लीकेशन पे भी बता दो। नहीं नहीं, आज इस क्लास को चलने दो, देखते हैं कि ये क्लास अच्छे से हो जाए, उसके बाद नौवाली की बात करेंगे। चलो, सबको नमस्कार। दोस्तों, अगर कोई चैनल पे नया भाई है तो मैं आपको बता दूं, ये मेरा साइंस का बैच है जिसकी फीस मात्र 299 रुपए है। और 299 रुपए के अंदर आपको मैं तीनों सब्जेक्ट प्रोवाइड करा रहा हूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। कंप्लीट बैच है, 200 घंटे का रिकॉर्डेड क्लास है दोस्तों। अरे भाई, 4 बजे भी क्लास लगा दूंगा। एक बार आज इसको तो पूरा अच्छे से होने दो। आज इंटरनेट में दिक्कत थी, अगर ये सब कुछ सही चलता है तो 4 बजे भी लगा दूंगा, आज सब कुछ लगा दूंगा। पहले आज मेरे भाई दादा, मैंने हाथ जोड़ के इस क्लास को पहले पूरा होने दो अच्छे से, ठीक है ना। चलिए, तो अगर कोई नया भाई है तो प्ले स्टोर पे जाके डाबरा क्लासेस जयपुर ऐप डाउनलोड करके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। पूरा साइंस जो है आप यहां से पढ़ सकते हो। दोस्तों, स्टार्ट कर दे भाई क्लास। पेपर क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पे ले रहा हूं। अरे भाई, भगवान भगवान मत बोला करो दादा, मैं तो आपके जैसा ही सामान्य प्राणी हूं, है ना, ऐसे नहीं है। देखो भाई, आज के दिन हम लोको पायलट 2024 का 29/11/2024 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर करेंगे। और इस पेपर का पहला क्वेश्चन कुछ ये था, आराम से करिए, है ना। कुछ बफरिंग आए तो मैं आपकी तरफ नहीं देखूंगा आज।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ठोस पदार्थों के गुण को नहीं दर्शाता है? प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन वैसे एक कंफ्यूजन भरा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको एक साधारण वे में इस क्वेश्चन को देखते हो तो इस क्वेश्चन का पता आपको बहुत अच्छे से चल रहा है। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ठोस पदार्थों के गुण को नहीं दर्शाता है? मतलब इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ब्लड, मतलब रक्त। प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं ब्लड की बात करूं तो आपको भाइयों को थोड़ी देर के लिए मेरे को ब्लड के बारे में कुछ बातें बतानी है, आप उनको सुन लीजिए। 8 से 10 क्वेश्चन में ब्लड के ऊपर बता रहा हूं। नंबर 1, ब्लड एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। क्लियर है? ब्लड एक प्रकार का तरल संयोजी है। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं शॉर्ट में। ब्लड एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है प्यारे विद्यार्थियों। इसके अलावा ब्लड का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा का नाम हीमेटोलॉजी होता है। दोस्तों, ब्लड के स्टडी किस में करते हैं? हीमेटोलॉजी में। एक सामान्य व्यक्ति में ब्लड की जो मात्रा होती है वो 5 से 6 लीटर होती है। महिलाओं में 4 से 5 लीटर बताते हैं, मतलब इससे आधा लीटर कम बताया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, ब्लड जो होता है ना, वो कुल भार का 7 से 8% होता है। किसी भी व्यक्ति में जो ब्लड होता है वो कुल भार का 7 से 8% होता है। प्यारे विद्यार्थियों, ब्लड का जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा से होता है। ब्लड का निर्माण जो होता है वो कहां से होता है? अस्थि मज्जा से होता है। इसके अलावा ब्लड का निर्माण भी भ्रूण के मीजोडर्म स्तर से इसका निर्माण होता है। ब्लड के अंदर 55% मात्रा में प्यारे विद्यार्थियों प्लाज्मा पाया जाता है, जबकि 45% मात्रा में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाई जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं बात करूं कि ब्लड का मेन काम क्या है, तो ब्लड का जो मेन काम है वो है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ब्लड का जो मेन और सबसे बेहतर काम है वो है ऑक्सीजन, मतलब गैसों का परिवहन करना। तो प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से मुझे बताइए कि पहला क्वेश्चन आपका क्लियर है? देखिए, एक बार वापस से सुन लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ठोस पदार्थों के गुण को नहीं दर्शाता है? तो देखो, सही बताऊं तो क्लियरिटी तो ये है, क्योंकि ये जो ऊतक है ना, वसा में संयोजी ऊतक, इसको समझो। एक बार ऊपर वाले को देखो, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए पे नजर डालो एक बार मेरा भाई। इस ऊतक को हम बोलते हैं एडिपोज ऊतक। एक बार इसका पोस्टमार्टम कर लो। एडिपोज ऊतक इसे कहा जाता है। एक बार इधर ऊपर देखिए, ऑप्शन नंबर ए। ए को हम बोलते हैं वसा में संयोजी ऊतक, बोले तो एडिपोज ऊतक इसे कहा जाता है। दोस्तों, एडिपोज ऊतक के बारे में किसको पता है? एडिपोज ऊतक के बारे में किसको पता है? मैं आपको बता दूं, एडिपोज जो ऊतक है ये एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। एडिपोज ऊतक भी एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, ये जो एडिपोज ऊतक है, सुनिए 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 सुनिए, देखिए, जब हमारे ब्लड में, ध्यान से सुनिए, जब हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाता है, वसा की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो ये जो अतिरिक्त जो वसा होती है, अतिरिक्त जो वसा होती है, ये एडिपोज नामक ऊतकों में जाकर ही जमा होती है। ये जो अतिरिक्त जो वसा होती है, ये एडिपोज नामक ऊतकों में जाकर क्या होती है? जमा होती है। इसके बाद में दोस्तों, ये जो कार्टिलेज है, उपास्थि जो है, उपास्थि और अस्थि, वापस सुनिए, अस्थि और उपास्थि दोनों ही संयोजी ऊतक के पार्ट है। अस्थि और उपास्थि दोनों ही संयोजी ऊतक के पार्ट है, मतलब कंकालीय संयोजी ऊतक। मेरे भाई, कंकालीय संयोजी ऊतक, जी हां। इसके अलावा एक है एरिओलर संयोजी ऊतक। ये भी हमारे शरीर की जो अंदर की जो धमनी स्राव होती है उनको एक तरह से मांसपेशियों के साथ कनेक्ट करने का काम करती है। तो इन तीनों के अंदर, इन तीनों में कहीं ना कहीं ठोस के गुणधर्म पाए जाते हैं। अर्ध ठोस या ठोस, अर्ध ठोस या ठोस। अब मेरी बात को सुनो ईमानदारी के साथ, रियलिटी ये है, जितने भी भाई लाइव आ चुके हैं बात को सुनिए। ये क्वेश्चन ऐसा है, अगर मैं ये कहूं कि क्या आपको इन तीनों के लक्षण पता है? देखो, ईमानदारी की बात सुनिए, क्या आपको इन तीनों के लक्षणों के बारे में पता था? नहीं पता है। क्या आपको पता था कि ये ठोस है, ये ठोस है, ये अर्ध ठोस है? ऐसा कुछ पता था क्या? नहीं पता था। तो मेरा भाई, इस क्वेश्चन का व्यक्ति के पास एक ही ऑप्शन बचता है कि कहां जाके टिक लगा दूं? ब्लड पे जाके टिक लगा दूं, क्योंकि ब्लड एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। ब्लड एक प्रकार का कनेक्टिविटी टिश्यू होता है, और ये ब्लड से रिलेटेड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन बता दिए। चलिए,
एक बार जितने भी भाई लाइव है जल्दी से मुझे एक बार यस का मैसेज छोड़िए। सब कुछ सही सही चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। अगर सब कुछ ठीक है तो भैया 1-2 दिन क्लासें नहीं हुई है, 3 दिन 4 दिन क्लासें नहीं हुई है। प्लीज आप सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चे जुड़ जाए। हरकेश भाई एक बार डाल दीजिए मैसेज वगैरह जो भी आपके पास में उपकरण है। थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि को किस तत्व की आवश्यकता होती है? प्यारे विद्यार्थी एकदम सीधा क्वेश्चन है, इसको रट लो, बार बार रिपीट हो रहा है। थायरॉक्सिन हार्मोन जो कि थायराइड ग्रंथि से निकलता है, थायरॉक्सिन हार्मोन जो कि थायराइड ग्रंथि से निकलता है। और थायराइड ग्रंथि कहां पाई जाती है? थायराइड ग्रंथि हमारे गले में पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि हमारे गले में पाई जाती है। एच आकार की ये ग्रंथि होती है प्यारे विद्यार्थियों। वापस सुनिए, इसका वजन 20 से 25 ग्राम तक होता है। ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है प्यारे विद्यार्थियों, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। थायराइड ग्रंथि से निकलता है थायरॉक्सिन हार्मोन, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है और थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण में आयोडीन की जरूरत होती है, इसलिए थायरॉक्सिन हार्मोन को आयोडीन युक्त हार्मोन भी कहा जाता है। इसको हम आयोडीन युक्त हार्मोन भी कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों, इसको हम आयोडीन युक्त हार्मोन कहते हैं। क्लियर है? देखो थायराइड ग्रंथि प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न का सीधा जवाब देने से कोई फायदा नहीं है। पता चले प्रश्न उठाया सीधा जवाब दे दिया, कोई फायदा नहीं है प्रश्न का सीधा जवाब देने से। हम आपसे ये कह रहे हैं कि थायराइड ग्रंथि जो है नंबर 1 ये गले में पाई जाती है, एच आकार की ग्रंथि होती है, मानव शरीर की सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। इसका वजन 20 से 25 ग्राम होता है। कहते हैं महिलाओं में थोड़ी ज्यादा बड़ी बताते हैं इसको। प्यारे विद्यार्थियों, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। थायरॉक्सिन हार्मोन का दूसरा नाम, थायरॉक्सिन हार्मोन का दूसरा नाम है आयोडीन युक्त हार्मोन। आयोडीन युक्त हार्मोन इसे कहा जाता है। तो समझ में आती है कि थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण में आयोडीन की जरूरत होती है प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 2 राइट आंसर होगा डी। आप बीच बीच में एक बार यस यस कर दिया करो ताकि मुझे थोड़ा सा पता लग जाए। भैया मास्टर ऑफ मास्टर नहीं भाई, मास्टर ऑफ मास्टर किसको बोल रहे हो आप? मास्टर ऑफ मास्टर हाइपोथैलेमस है दादा, मास्टर ऑफ मास्टर हाइपोथैलेमस। मास्टर ग्रंथि है पीयूष, मास्टर ग्रंथि है पीयूष, और मास्टर की हेडमास्टर, हेडमास्टर ग्रंथि जो होती है वो मेरा भाई हाइपोथैलेमस को कहते हैं, हाइपोथैलेमस को। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। सुनिए, एक संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या किस प्रक्रिया के द्वारा आदि होती है? प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, एक संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या किस प्रक्रिया के द्वारा आदि होती है? संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या किस प्रक्रिया के द्वारा आदि होती है? कहां गुणसूत्रों की संख्या आदि रह जाती है, हैं? देखिए दोस्तों, ये जो हमारी जनन कोशिकाएं होती है, जनन कोशिकाओं में, जनन कोशिकाएं शुक्राणु व अंडाणु के अंदर पाई जाती है। सॉरी, पहली बात, जनन कोशिका जो है एक तो पुरुषों में टेस्टिस या वृषण के अंदर होती है और महिलाओं में अंडाशय। प्यारे विद्यार्थियों, इन जनन कोशिकाओं में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। यहां पर भी 23 जोड़ी है, यहां पर भी 23 जोड़ी। आराम से सुन लो ठंडे दिमाग से। प्यारे विद्यार्थियों, इनमें होता है अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस, मियोसिस। इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस। और अर्धसूत्री विभाजन जब होता है तो यहां तो बनता है शुक्राणु, यहां तो बनता है शुक्राणु, और यहां बनता है अंडाणु। प्यारे विद्यार्थियों, इन दोनों में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। मतलब यहां पे गुणसूत्र कितने थे? 46। यहां पे गुणसूत्र रहते हैं 46।
23 जोड़ी, जो कि यहां पर आके 23 रह जाते हैं। तो इस प्रक्रिया का जो नाम है वो है मियोसिस, मतलब अर्धसूत्री विभाजन। प्यारे विद्यार्थियों, नाम से ही पता चल रहा है एक ऐसा विभाजन जिसके दौरान गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। भाई समसूत्री में क्या होता है, समसूत्री यहां पर नहीं दे रखा, लेकिन समसूत्री के अंदर जैसे एक कोशिका है, 1 से 2 हो जाती है, 2 से हो जाती है 4, ठीक है। समसूत्री में 1 से 4 बन जाती है कोशिका तो। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, अगर यहां पर 46 गुणसूत्र है तो यहां पर भी 46, यहां पर भी 46, यहां पर भी 46, 46, 46, 46, मतलब यहां गुणसूत्रों की संख्या समान चलती है। समसूत्री विभाजन में, समसूत्री विभाजन जो है कि कायिक कोशिकाओं में देखने को मिलता है। लाइन को सुनिए, समसूत्री जो विभाजन होता है ये कायिक कोशिकाओं में देखने को मिलता है, कायिक कोशिकाओं में देखने को मिलता है। जबकि अर्धसूत्री जो विभाजन होता है ये हमारी जनन कोशिकाओं में देखने को मिलता है। प्यारे विद्यार्थियों, पहले 15 जो सेट है, प्यारे विद्यार्थियों, पहले जो 15 सेट है, ये 15 सेट जो है ये लोको पायलट के हैं। इसके बाद में 23 सेट जो है वो टेक्नीशियन के होंगे। अभी पेपर नंबर ये 13 चल रहा है। 15 के बाद जो 16वां सेट आएगा दोस्तों, वापस सुनिए, तो आगे पहले 15 पेपर लोको पायलट के, अगले 23 पेपर टेक्नीशियन के होंगे, ग्रेड थर्ड वाले, जिसके अंदर क्वेश्चनों की संख्या 40 रहने वाली है। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे ही हम पेपर नंबर 16 पे जाएंगे, टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड, वहां पर क्वेश्चनों की संख्या 40 हो जाएगी। एक पेपर के अंदर 40 क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन है, बताया हुआ क्वेश्चन है। प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मेरे प्यारे दोस्तों, पहले एक बात को समझो, बाद में बात करेंगे। प्लीज आप भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन है, कोई अगर आप ईमानदारी के साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप अच्छे से पढ़िए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि शायद मेरे चैनल पे जितने भी बच्चे आते हैं, 100 में से 99 बच्चे अच्छे आते हैं जो आराम से पढ़ के जाते हैं। और आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट है कि आप किसी प्रकार का आपस में कोई चर्चा नहीं करें, कोई विवाद नहीं करें। कोई लड़की के नाम से कोई आईडी बना रखी है तो क्यों फालतू में आप पढ़े लिखे हो यार आजकल, है ना। जैसे किसी ने लड़की के नाम से कोई आईडी बना रखी है, आप उसके पीछे पड़ जाते हो यार। पढ़े लिखे इंसान हो, आराम से पढ़िए। मैं मेरी तरफ से पूरी ताकत लगाता हूं। हम समय पे आते हैं, समय से जाते हैं, आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप अच्छे से पढ़िए। जिनका मन लगता है, जिनका नहीं लगता है, वो मत पढ़िए, है ना। पर और एक दूसरी बात, वीडियो को लाइक करना नहीं भूले भाई। चलो दोस्तों, अब बात आती है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आप आंसर की ओर जा रहे हो, कोई बात नहीं, मैं आपको धीरे धीरे कुछ बातें बताऊंगा। दोस्तों, हमारी केमिस्ट्री कक्षा 9 के अंदर रासायनिक संयोजन के 2 नियम हैं। सुनो भैया सुनो, क्लियर कर रहा हूं बहुत सारी चीजें। रासायनिक संयोजन के 2 नियम हैं। पहली बात तो, रासायनिक संयोजन को जो नियम है ये लेवाइजिए और प्राउस्ट ने दिए थे। सुनो, पहले डाटा क्लियर करो, आंसर की ओर मत भगो, आंसर की ओर मत भगो, क्वेश्चन को चेक करिए। रासायनिक संयोजन का जो नियम है ये लेवाइजिए और प्राउस्ट ने दिया था। प्यारे विद्यार्थियों, रासायनिक संयोजन के 2 नियम है। रासायनिक संयोजन के 2 नियम है। पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। प्यारे विद्यार्थियों, ये वाला जो नियम है ये स्पेशली लेवाइजिए ने दिया है, जिसे रसायन विज्ञान का जनक कहते हैं। स्पेशली ये जो नियम दिया है ना, वो लेवाइजिए ने दिया। स्पेशली ये नियम लेवाइजिए ने दिया है और ये कहता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में, जैसे कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन से कराई CO2 बनता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान का
न तो सृजन होता है न विनाश होता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन होता है न विनाश होता है। इसका मतलब यह है कि जितना वजन इस हिस्से का होता है, कार्बन का वजन 12, ऑक्सीजन 16 प्लस 16, तो इधर का टोटल वजन 44 है, इधर का टोटल वजन हो गया 44, तो इधर भी कार्बन का वजन 12, ऑक्सीजन का वजन 16, ऑक्सीजन का वजन 16, इधर भी 44 वजन है। प्यारे विद्यार्थियों समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि जितना द्रव्यमान अभिकारकों का होता है, जितना द्रव्यमान इस हिस्से का होता है, उतना ही द्रव्यमान इस हिस्से का होता है। मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान न तो वजन बढ़ता है न वजन घटता है, ये नियत रहता है। इसी को बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। बहुत अच्छा नियम है, एनसीईआरटी कक्षा 9वीं के अंदर ये क्वेश्चन दे रखा है। दूसरा होता है स्थिर अनुपात का नियम। प्यारे विद्यार्थियों, स्थिर अनुपात का जो नियम है वो दिया था प्राउस्ट ने। स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था? प्राउस्ट ने। और स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है? किसी यौगिक में, ध्यान से सुनिए मेरे भाई, चीजें बोलना है, बोलना है। देखिए, स्थिर अनुपात का नियम यह कहता है किसी यौगिक में तत्वों का अनुपात, किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा नियत रहता है, चाहे वो यौगिक कहीं से भी लिया गया हो। स्थिर अनुपात का नियम प्राउस्ट ने दिया है। किसी यौगिक में, जैसे जैसे मेरा भाई ये कोई यौगिक है, किसी यौगिक में तत्वों, तत्व हो गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात, या हाइड्रोजन का वजन 1 है लेकिन 2 हाइड्रोजन है, इसका वजन 16 है, 2 अनुपात 16, द्रव्यमानों का अनुपात, द्रव्यमानों का अनुपात 1 अनुपात 8 आता है। 1 अनुपात कितना आता है? 8 आता है। किसी यौगिक में, लाइन को सुनिए, मैं कह रहा हूं बहुत से भाई बूढ़े हो जाते पढ़ते पढ़ते, नियमों को बोल नहीं पाते। जब बोल ही नहीं पा रहा तो ये कैसी पढ़ाई हो रही है भाई? जब हम चीजों को बोल ही नहीं पा रहे तो पढ़ाई कैसी हो रही है? भाई चीजों को बोलना सीखो यार। किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा नियत रहता है। यह है हमारा स्थिर अनुपात का नियम, प्राउस्ट ने दिया था। चलिए, क्लियर है? आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो। इतना कुछ बता दिया, आंसर ही नहीं बताया। देख ले मेरे भाई, रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान सृजित किया जाता है? नहीं। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है, न ही विनाश किया जा सकता। ऑप्शन नंबर बी पकड़ लो भाई। ऑप्शन नंबर बी। चलिए, सब कुछ ठीक चल रहा है प्यारे विद्यार्थियों, क्लास चल रही है, कोई रुकावट नहीं है। आज तो बन गया माहौल। बीजे राइट आंसर। चलिए, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक असंतृप्त है? बढ़िया क्वेश्चन है यार, जिसके भी ये पेपर आया होगा मजा आ गया। सीधी सी कहानी ये है, जिसके भी ये पेपर आया हो गया उसको मजा आ गया। थैंक यू भाई अंकित भाई, लगे रहो, पढ़ते रहो, सीखते रहो। हाँ भैया, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक असंतृप्त है? प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं, मजा यहां है। डिटेल पढ़िए, डिटेल पढ़िए, रट्टा नहीं, रट्टा नहीं। हाइड्रोकार्बन, क्वेश्चनों के माध्यम से बहुत सारी चीजें क्लियर करिए। हाइड्रोकार्बनों को हम दो हिस्सों में बांटते हैं प्यारे विद्यार्थियों। एक होता है हमारे पास में संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। प्यारे विद्यार्थियों, एकदम देसी भाषा में सीखो। ये जो एल्केन समूह के सदस्य होते हैं, एल्केन समूह के सदस्य जो होते हैं, एल्केन समूह के जो सदस्य होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध, ये होते हैं सैचुरेटेड। और जहां पर प्यारे विद्यार्थियों मैं बता दूं, एल्केन के बाद आता है एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन समूह के सदस्य, एल्काइन समूह के जो सदस्य होते हैं, समूह के जो सदस्य होते हैं
ये हमारे असंतृप्त में आते हैं, जहां पे कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलता है। दोस्तों, एल्केन समूह के सदस्य ये है संतृप्त वाले, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। दोस्तों, संतृप्त में आते हैं एल्केन ग्रुप के सदस्य, और यहां पर पूछा है कौन सा यौगिक असंतृप्त है, मतलब एल्केन समूह के सदस्यों को छोड़ दीजिए। ये है हमारे पास क्या, C4H10, ब्यूटेन, ये ब्यूटेन है। C3H8, मेथेन, एथेन, ये किसका फॉर्मूला है, प्रोपेन। C2H6, C2H6 ये है एथेन, ठीक है। ये क्या है, ये है एथिलीन, एथिलीन C2H4। दोस्तों, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ में आपको नजर आएंगे 4 हाइड्रोजन, नजर आएंगे 4 हाइड्रोजन, ये असंतृप्त है, ये नीचे वाला डी ऑप्शन, इसको समझिए। ये है ना, ये C2H4, ये एल्कीन समूह का सदस्य है, एल्कीन समूह का सदस्य है, ये एल्कीन समूह का सदस्य है प्यारे विद्यार्थियों। डी इज राइट आंसर। दोस्तों, आराम से पहचानो, अगर आपको ये चीजें जाननी पड़ेगी, चलो मैं एक बार बहुत अच्छे से समझा दूं, मजा आ जाएगा। मेथेन पहला सदस्य, मेथेन, इसमें CH2 जोड़ो, C2H6 एथेन, फिर CH2 जोड़ो, C3H8 प्रोपेन, फिर एक और CH2 जोड़ो, C4H10 ब्यूटेन, फिर CH2 जोड़ो, C5H12। प्यारे विद्यार्थियों, ये एल्केन समूह के सदस्य है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। देखो, पहला सदस्य याद करो, पहला सदस्य पकड़ के बैठ जाओ, पहले सदस्य को पकड़ के बैठ जाइए, जो पहला सदस्य उसको पकड़ के बैठ जाओ, मेथेन। फिर उसमें क्या करना है, CH2 जोड़ते जाओ मेरे भाई, इस चीज को पकड़ो। जैसे पहला सदस्य में एक कार्बन बढ़ाओ, 2 हाइड्रोजन बढ़ाओ, एक कार्बन बढ़ाओ, 2 हाइड्रोजन बढ़ाओ, एक कार्बन बढ़ाओ, 2 हाइड्रोजन बढ़ाओ, एक कार्बन बढ़ाओ, अगला सदस्य आता जाएगा, अगला सदस्य आता जाएगा, अगला सदस्य आता जाएगा। ये एल्केन समूह, और सबके पीछे एन की आवाज आ रही है, एन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये सब एल्केन ग्रुप के सदस्य है, एक ही जाति के लोग हैं ये सब एक ही जाति के लोग हैं। सी, ठीक है 12 कर दो, 12 कर दो, कोई बात नहीं, 12 कर दिया दादा, हाँ कर दिया, वो कोई दिक्कत नहीं है, H12 कर दिया, ठीक है। तो दोस्तों, ये 3 पार्ट है, ये 3 पार्ट है, इनको समझो। ये जो एल्केन वाले जो लोग हैं, इनको हम सैचुरेटेड बोलते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और ये होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्लियर है? तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसका सही जवाब आपको डी देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, जब श्वेत प्रकाश किसी कांच के प्रिज्म पर आपतित होता है तो उसका विक्षेपण हो जाता है, यह परिघटना प्यारे विद्यार्थियों, ये कोई कांच का पारदर्शी प्रिज्म है, जब हम इस पे श्वेत प्रकाश डालते हैं, सब भाइयों को पता है, जब हम प्रकाश डालेंगे इसके ऊपर तो ये कितने रंगों में बढ़ जाता है, 7 रंगों, 3 4 5 6 7। दोस्तों, वॉयलेट सबसे नीचे, रेड सबसे ऊपर। आपको पता होगा लाल रंग का विचलन कोण का मान सबसे कम, जबकि बैंगनी रंग का विचलन कोण का मान सबसे ज्यादा होता है। प्यारे विद्यार्थियों, ये अलग अलग जो रंग है, ये अलग अलग तरीके से मुड़ जाते हैं। इनके पीछे कारण क्या है? इनके पीछे कारण है, विभिन्न रंगों के लिए कांच का अपवर्तनांक समान होता है नहीं। अगर अपवर्तनांक समान होता तो ये एक ही लाइन में निकल जाते।
विभिन्न रंगों के लिए कांच का अपवर्तनांक अलग अलग होता है। विभिन्न रंगों के लिए कांच का अपवर्तनांक जो है वो अलग अलग होता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है वी। प्यारे विद्यार्थियों, ये अलग अलग एंगल पर मुड़ रहे हैं। पहली बात तो इनकी तरंग दैर्घ्य अलग अलग होती है। एक वैज्ञानिक था लॉर्ड रेली। प्यारे विद्यार्थियों, ये नाम सुना है कभी? लॉर्ड रेली ने कहा है कि प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, वो तरंग दैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है वो तरंग, ये प्रकीर्णन अलग शब्द है, ये भी काम में आएगा कहीं ना कहीं आगे। ये प्रकीर्णन के लिए बोला था लॉर्ड रेले ने। लॉर्ड रेले एक वैज्ञानिक है जो काम में आएगा। कहते हैं प्रकीर्णन का मतलब है फैलना, वो अलग चीज है, और ये है वर्ण विक्षेपण। क्वेश्चन नंबर 7 सीधा क्वेश्चन है, इसमें समय खराब मत करो। यदि कोई बल F किसी पिंड पर इस प्रकार कार्य करता है कि पिंड बल की दिशा में x दूरी से विस्थापित हो जाता है, बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा? दोस्तों, ये कोई पिंड है और इस पिंड पर ये कोई बल लगाया और वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो गई, तो किया गया कार्य धनात्मक होगा। एफ एक्स, विस्थापन जो है ना, इन्होंने विस्थापन को x माना है यहां पर, ठीक है ना, तो ये यहां पर एफ एक्स हो जाएगा। दोस्तों, क्वेश्चन में विस्थापन को x बोला इन लोगों ने। यदि कोई बल F किसी पिंड पर इस प्रकार कार्य करता है कि पिंड बल की दिशा में x दूरी से विस्थापित हो जाता है, तो यहां पर कार्य जो है वो होता है बल इंटू विस्थापन। बल इंटू विस्थापन होता है। दोस्तों, कार्य के 3 फॉर्मूले याद कर लो। पहला फॉर्मूला बल इंटू विस्थापन है, और अगर हम इसको थीटा से देखेंगे तो ये एफ एस कॉस थीटा होता है, और एक W बराबर mgh वाला फॉर्मूला भी याद करिए। ये 3 फॉर्मूले कार्य याद करने के हैं। या तो नॉर्मल क्वेश्चन होगा, अगर बल और विस्थापन दोनों एक डायरेक्शन में है तो आप नॉर्मल फॉर्मूले लगा सकते हो। यदि बल और विस्थापन दोनों एक डायरेक्शन में है तो आप ये नॉर्मल फॉर्मूला यूज कर लीजिए। अगर बल और विस्थापन के बीच में एंगल आ रखा है तो फॉर्मूला नंबर 2 ही मोस्ट है, और ये है नीचे वाला। जब किसी वस्तु को उठा के हम ऊपर रखते हैं, ये क्वेश्चन भी काम में आएगा। जब किसी वस्तु को उठाकर हम हाइट पे रखते हैं तो W बराबर mgh वाला फॉर्मूला काम में लीजिए। विकास कुमार सर, आपसे पढ़कर बहुत अच्छा मेरा साइंस हो गया है। भैया, मैं तो यही कहूँगा, अच्छा साइंस उस दिन मानूंगा जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जिस दिन आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, उसी दिन सब चीजें अच्छी मानी जाती है। तब तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलेगा, तब तक सब चीजें हमारी कमजोर है। ये है, देखिए, कोई भी जहां भी ऐसा लग रहा है कि ये टॉपिक कमजोर है, ये चीजें सीखनी चाहिए, कुछ पेपर को करने की तकनीकी होनी चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे भाई बहुत अच्छा पढ़ते हैं लेकिन पेपर नहीं बैठता उनसे। पेपर बैठाना भी एक कला है। आपको फिर कह रहा हूं, बहुत सारे लोग बहुत पढ़ते हैं, सिलेक्शन नहीं होता है। कुछ लोग कम पढ़ते हैं, पेपर सेलेक्ट हो जाता है। मेरा भाई, ये तो अभी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। किसी दिन हम चर्चा करेंगे पेपर को कैसे बैठाया जाता है। मेन चीज वो है मेरा भाई, अच्छे लोग कम पढ़ के पेपर को अच्छे से बैठा देते हैं। वो चीज भी किसी दिन मैं आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन उसके लिए चाहिए थोड़ा सा समय। चलिए, जिंदगी एक किराए का घर है, बिल्कुल मेरा भाई, जी लो इसको। M1 और M2 द्रव्यमानों वाले दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का अनुक्रम। देखिए दोस्तों, आपको पता ही है, आपको मैंने बताया था कि ये दो वस्तु है, एक का द्रव्यमान M1 है, एक दूसरी वस्तु है जिसका द्रव्यमान M2 है। ठीक है, दो वस्तु है, इनके बीच की दूरी R है, कुछ D लिख देते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, गुरुत्वाकर्षण बल कहता है कि गुरुत्वाकर्षण बल का मान दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, और गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोस्तों, ये दोनों लाइन परीक्षाओं में बार बार आ रही है। यहां जो क्वेश्चन है वो ये वाला है
कहते गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान होता है वो दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान होता है वो दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये क्वेश्चन है यहां पर, ठीक है। दोनों का ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन वो फंसाएगा, हर बार फंसाएगा। ऐसा कोई पेपर देखिए, एक छोटी सी बात बताऊं आपको मेरे प्यारे दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी के अंदर आपको फिर बता रहा हूं, थोड़ा मेरी बात को समझो। ग्रुप डी में कम से कम 120 पेपर होंगे। सुनो मेरी बात को थोड़ा सा समझो मेरा भाई। ये जो रेलवे ग्रुप डी का पेपर होगा इसमें कम से कम 120 पेपर होंगे, और 120 पेपर के अंदर हर पेपर में 25 क्वेश्चन, ग्रुप डी की बात कर रहा हूं। तो इतने क्वेश्चन आएंगे, 25 एकम 25, ठीक है ना, 25 दूनी 50, 25 हो गया ना, जीरो हो गई भाई साहब, कितना हो गया, 25 दूनी के 50, हासिल लगी 5, 25 और 5 30 लगभग 3000 प्रश्न साइंस के आएंगे। आप ये मान लेना, हर क्वेश्चन, दुनिया भर के क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे वो। आप मेरी बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। 120 पेपर कराएगा, हर पेपर में 25 क्वेश्चन देने, 3000 विज्ञान के प्रश्न बनाने उनको। मैं कह रहा हूं एक ही क्वेश्चन को कभी इसका कान इधर से पकड़ेगा, कभी इसका कान इधर से पकड़ेगा। मैं कह रहा हूं एक ही क्वेश्चन के कान चारों तरफ से पकड़ेगा। देखो कैसे, एक छोटा सा उदाहरण, ऐसे कान पकड़ेगा वो, जैसे मैं थोड़ा सा आपको, देखो आपसे पूछ रहा हूं मैं, ऐसे पकड़ेगा वो कान। पहला क्वेश्चन, एल्केन का सूत्र बताइए। एल्केन का सूत्र, एल्केन का सामान्य सूत्र। कान कैसे पकड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूं, एग्जाम वाला विद्यार्थियों के कान कैसे पकड़ेगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को उसका मॉडिफाई करना है, उसके आसपास घुमाना है बच्चों को। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया, अगली शिफ्ट में यही क्वेश्चन ऐसे पूछेगा वो, समझने की कोशिश करो। एल्केन समूह का प्रथम सदस्य, आपसे अगले भाई से किसी से ये क्वेश्चन पूछ लिया, तो आप बताओगे कि एल्केन समूह का प्रथम सदस्य होता है मेथेन। तीसरे नंबर पे पूछ लिया कि मार्स गैस या गोबर गैस में क्या होता है, तो भी आपका जवाब आ रहा है मेथेन। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे चौथे नंबर पे सीएनजी कंप्रेसिव नेचुरल गैस, सीएनजी का मुख्य घटक क्या है, सीएनजी का मुख्य घटक क्या है, तो इसका जवाब भी फिर शायद आपका क्या जाएगा, मेथेन। पांचवें नंबर पे प्यारे विद्यार्थियों, जो हमारी चावल वगैरह की जो खेती होती है, उनके अंदर कौन सी गैस होती है, तो वहां पर भी उत्तर क्या जाएगा, मेथेन। दोस्तों मेरी बात को आप समझने की कोशिश करिए, क्वेश्चन एक ही होगा लेकिन उसको घुमाएगा, कभी इधर से कुछ पूछेगा, कभी किधर से कुछ पूछेगा, कभी किधर से कुछ पूछेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसलिए एक 3000 क्वेश्चन बनाने रेलवे को, 3000 क्वेश्चन का मतलब है दुनिया भर की बातें, वो तरह तरह की बातें पूछेगा। इसलिए पढ़ाई, तभी तो कहते हैं ना ग्रुप डी का पेपर कठिन होते हैं। ग्रुप डी के पेपर इसलिए कठिन होते हैं क्योंकि वहां पर बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, इसलिए सतर्क रहो मेरे भाई, सतर्क रहना, अच्छी पढ़ाई करो। और ग्रुप डी दुनिया की सबसे अच्छी एग्जाम होती है, क्योंकि वहां पर देखो, जहां एक पेपर बनता है, 2 पेपर बनते हैं, 10 पेपर बनते हैं, फिक्स है अच्छे क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन जहां पेपर ही 120 बनते हैं। अभी आपको पता है 2022 में, ग्रुप डी 2022 में 99 पेपर हुए थे। उससे पहले एक एग्जाम हुई थी 2018 में, उसमें लगभग 134 पेपर हुए थे दोस्तों। और शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार भी पेपर ग्रुप डी 120 तो कम से कम बनाएगी।
देखिए बहुत सारे भाई जो इन एग्जामों में रह गए हैं उनसे मैं यही कहूंगा कि आप धैर्य रखें। भगवान आपकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है वो सब कुछ आपको मिलेगा। और आप अच्छी मेहनत करो, धैर्य रखो, अपने आप पे विश्वास रखो, आप अच्छी नौकरी लगोगे। और भोलेनाथ का नाम लो, शंकर भगवान आप पे कृपा करे, आपकी अच्छी नौकरी लगे, आपको ज्वाइनिंग मिले जल्दी से जल्दी। हम भी आपके साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है दोस्तों। गुरुत्वाकर्षण बल जो है दोनों द्रव्यमानों के, दोनों जो दो वस्तु होती है यहां पर, वस्तु m1 m2, तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है इनके बीच में बल है। एक बात छोटी सी बताऊं, गुरुत्वाकर्षण बल इस प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे दुर्बल बल होता है। ये गुरुत्वाकर्षण बल जो है ये प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे दुर्बल बल होता है, सबसे दुर्बल बल होता है। साथ में ये असंपर्क बल होता है, ये असंपर्क बल होता है प्यारे विद्यार्थियों। बल दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है संपर्क, एक होता है असंपर्क बल। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9, अपने आप पे विश्वास रखो और पढ़ाई को बढ़ा दो और समय बढ़ा दो। चलिए, एक कार सीधे पथ पर चलती हुई धीमी हो जाती है, एक कार सीधे पथ पर चलती हुई धीमी हो जाती है और रुक जाती है। कार किस प्रकार की गति कर रही है? दोस्तों, कोई कार है, वो ये है हमारा समय, ये है इसकी स्पीड, वेग। प्यारे विद्यार्थियों, एक कार सीधे पथ पर चलती हुई धीमी हो रही है और रुक जाती है लास्ट में, तो ऐसे में ये गति कैसी होगी? क्या ये एक समान गति है? नहीं दोस्तों, ये एक समान गति नहीं है। एक समान गति तो तब होती है जब कोई कार 20 की स्पीड से चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है। दोस्तों, आवर्ती गति नहीं होगी। आवर्ती गति ऐसे चलती है दोस्तों, जैसे हमारा दोलन होता है ना, झूला जो होता, ये कोई झूला थोड़ी है, कोई कार थोड़ी झूल रही है कोई। नहीं दोस्तों, वृत्तीय गति नहीं है ये, क्योंकि ये कोई वृत्ताकार पथ पे नहीं चल रही है। कार है, एक सरल रेखा में गति कर रही है, लेकिन समय के साथ उसकी स्पीड जो है वो डाउन हो रही है, लास्ट में रुक जा रही है। तो इस गति को हम असमान गति कहते हैं। सीधा क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं असमान गति। अगला क्वेश्चन, दिए गए किसी दिए गए बिंदु पर विद्युत धारावाही तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करते हैं? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है भाई। बीच में ऐड आ जाते हैं, इनको रुकवा देंगे ऐडों को, मैं कर लूंगा। ये बीच में जो ऐड आते हैं ना, इसकी बात मैं कर लूंगा भाई, इनको रुकवा दूंगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों, किसी दिए गए बिंदु पर एक धारावाही, ये कोई तार है। ये चीज आपको बहुत दिन से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि जब इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जो कि कैसा होता है? संकेंद्रीय। एक शब्द आ रहा है संकेंद्रीय, ये शब्द बार बार रिपीट हो रहा है। दोस्तों, एक चीज और समझिए, इसके पास चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा और जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होता जाएगा। ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही जवाब है तार से दूरी और तार में प्रवाहित धारा। प्यारे विद्यार्थियों, धारा की डायरेक्शन चेंज करने से भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है और दूरी बढ़ने से भी मैग्नेटिक फील्ड पर इफेक्ट आता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, अपना कोई भी भाई हो जो साइंस पढ़ रहा है, हो सकता है कि आप ज्यादातर स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। दोस्तों, ये मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री का किताब है जो पूरी तरह से हाथ से लिखा है। आप इसको ऑर्डर कर सकते हो और इस किताब को मंगा सकते हो। जी हाँ, पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री हाथ से लिखा हुआ है और अच्छी क्वालिटी में लिखे हुए हैं। और दूसरा जो किताब है हमारा, वो बायोलॉजी का है। दोनों किताब रेडी है, मार्केट में है। जयपुर में आप हो तो जयपुर में आपको मिल जाएगी। ठीक है, बाकी का आप अपनी एप्लीकेशन से इन किताबों को ऑर्डर कर दीजिए, किताब आपके घर तक पहुंच जाएगी। एक और अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा। जब किसी वस्तु को दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच स्थित
रखा जाता है, स्थिति में रखा जाता है। तो अवतल द्वारा दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 11, दोनों किताब 600 रुपए की है, इसमें आपका 120 रुपए का डिलीवरी चार्ज भी ऐड है। 600 रुपए में आपके घर तक हम किताब पहुंचा रहे, मतलब इसमें डिलीवरी चार्ज भी ऐड है दादा। अगर मैं 500 रुपए, राजीव कुमार जी, जो प्रिंट, अब अगर तू पुरानी किताब लेके बैठा है तो पुरानी किताब तो भैया तू लेके ही बैठा रहे, लेकिन अब की किताब के अगर पन्ने बता दूं तो शायद तू यहां से बैठ के भी इस किताब को पढ़ सकता है। तेरे पास पुरानी किताब है, अभी जो किताब है ना, इसको तू यहां से बैठ के भी पढ़ सकता है। अब जो किताब हमने लिखी है ना, आप इसको यहां से बैठ के भी पढ़ सकते हो किताब। पहले दुनिया भर की किताब है, यहां से बैठ के भी आप पढ़ सकते हो इस किताब को। वहां आपकी बात तो बात की है, आप इसको यहां से पढ़ सकते हो इस किताब को। वो गई, अगर तूने पुरानी किताब पढ़ी है ना, साल 2 साल पुरानी, वो अलग थी। अब तो भाई साहब तू यहां से बैठ के पढ़ ले इस किताब को। 5,000 किताब दे चुका हूं दोस्तों। ये अवतल दर्पण है। क्वेश्चन ये है कि कोई वस्तु, ये मेरा पोल है, ध्यान से सुनना, ये मुख्य फोकस है और इसके डबल में होता है वक्रता केंद्र सी। जो भाई इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं, क्वेश्चन ये है, अगर वस्तु फोकस और पोल के बीच में रखी है, मतलब स्थिति नंबर 6 की बात हो रही है। जो भी बच्चा पढ़ रहा होगा, पढ़ाई कर रहा होगा, उसको पता है कि स्थिति नंबर 6 पर जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है, और ये जो प्रतिबिंब बनता है ये दर्पण के पीछे जो बनता है ये आभासी और सीधा बनता है। दोस्तों, अवतल दर्पण की स्थिति नंबर 6 की यहां बात हो रही है। अवतल दर्पण की स्थिति नंबर 6 जो कि एक अपवाद है। दोस्तों, अवतल दर्पण का एक ही अपवाद है। आपको सबको पता होना चाहिए कि इसमें कुल 6 स्थिति बनती है। तो जो 5 स्थिति होती है, स्थिति नंबर 1, स्थिति नंबर 1, 2, 3, 4 और 5, 5 स्थितियों में जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और उल्टा बनता है। लेकिन स्थिति नंबर 6 इस दर्पण का अपवाद है, जो कि परीक्षा में बार बार पूछा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, जब कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, तो मेरे भाइयों बताओ, जो भी विद्यार्थियों ने अभी आज की लाइव क्लास ली होगी, जो भी विद्यार्थी ने आज की लाइव क्लास ली होगी 6 से 7 लाइव बैच वाली क्लास में, शाम को अभी 6 से 7 किस किस ने लाइव क्लास ली है, और ये क्वेश्चन आज की क्लास में मैंने करवाया था दोस्तों। ये क्वेश्चन ये है कि CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, ये प्रवाहित करनी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। मतलब भाई ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम बुझा हुआ चूना बोलते हैं। ये है बुझा हुआ चूना। इसमें जब CO2 गैस प्रवाहित की जाती है तो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, ये है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में बनेगा जल, साथ में बनेगा जल। कैल्शियम कार्बोनेट के साथ जल बनेगा। डी इज राइट आंसर। जब बुझे हुए चूने पर CO2 गैस प्रवाहित होती है इसके ऊपर, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिसको आप संगमरमर या चौक भी कह सकते हो। संगमरमर या चौक भी इसे हम कह सकते हैं दोस्तों। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ठोस पदार्थों के गुण को दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ठोस पदार्थों के गुण को दर्शाता है? क्वेश्चन नंबर 13। दोस्तों, मार्केट के अंदर जो किताबें आई है 2024 के पेपरों की, उसमें बहुत सारे आंसर आपको गलत मिलेंगे। बहुत सारे आंसर गलत दे रखे हैं, उनको सही कर लेना। जो मार्केट के अंदर जो किताबें अभी आई है उनमें बहुत सारे क्वेश्चन गलत छपे हुए हैं, उनको सही कर लेना। दोस्तों,
ठोस, द्रव और गैस। आपने अच्छे से सुना होगा, पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। यहां पर ठोस की बात हुई है। प्यारे विद्यार्थियों, ठोस के जो कण होते हैं ना, वो थोड़े पास पास होते हैं। ठोस के जो कण होते हैं वो थोड़े से पास पास होते हैं। इनके बीच में अंतर आणविक जो आकर्षण बल होता है वो थोड़ा सा मजबूत होता है। कण गति सबके करते हैं, लेकिन इनके कण थोड़े पास पास होते हैं, कण मजबूती के साथ जुड़े होते हैं। नंबर 2, इनका आकार व आकृति क्या होती है, निश्चित होती है। दोस्तों यहां पर देखिए, उनकी स्पष्ट सीमाएं और स्थिर आयतन। बाह्य बल लगने पर ये अपना आकार बनाए रखते हैं। उनके आकार में परिवर्तन करना कठिन नहीं है। उनका एक निश्चित आकृति होती है। प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का आंसर आपको ए चुनना पड़ेगा। प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर आपको ए चुनना पड़ेगा। एग्जाम में भी यही चुना गया है। उनकी स्पष्ट सीमाएं और स्थिर आयतन, कहने का मतलब इनकी आकृति और आयतन दोनों निश्चित होता है। ए सुनिए, ए पकड़िए, इसका जवाब आकार है। ये शब्द आकार को बता रहा है दोस्तों। इसमें ए पकड़िए, यही मैं कह रहा हूं, थोड़ा सा शब्दों को ध्यान से देखना है। स्पष्ट सीमाएं मतलब इनका आकार निश्चित होता है। आकार निश्चित होता है। इन्होंने ए पकड़िए भाई, ए पकड़िए। प्रेम भाई क्षत्रिय, राधाचरण राजपूत जी जय हो, नरेंद्र मीणा जी, मेरा भाई आंसर ए पकड़िए जी। बी गलत नहीं है। मैं कह रहा हूं ऐसे क्वेश्चन रेलवे ने बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना वो डिलीट किए हैं, लेकिन इन्होंने ए चुना है क्योंकि ए के अंदर ये लिखा है कि जो ठोस पदार्थ होते हैं उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। तो ऐसा ए ऑप्शन ज्यादा बेहतर है बी की बजाय। बी गलत नहीं है। अगर कोई कहे सर उनका एक निश्चित आकृति, भी गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। इन्होंने इसका जवाब ए माना है। बी गलत नहीं है, मैं गलत नहीं बता रहा बी को। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया कैल्शियम ऑक्साइड और जल से बुझे हुए चूने के निर्माण को दर्शाती है। आज फिर कह रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन भी आज की क्लास में करवाया है। ये वाला क्वेश्चन जस्ट आज की क्लास में मैंने करवाया है दोस्तों। क्वेश्चन ये है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझे चूने की क्रिया जल के साथ कराते हैं तो बुझा हुआ चूना बनता है। बुझा हुआ चूना बनता है, साथ में ऊष्मा बाहर निकलती है। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो उदाहरण है ना, ये संयोजन अभिक्रिया का है। साथ में ये ऊष्मा छेपी अभिक्रिया भी कहलाती है। ऊष्मा छेपी अभिक्रिया भी कहलाती है। कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा चूना क्रिया जल के साथ कराते हैं तो बुझा हुआ चूना बन जाता है, साथ में ऊष्मा बाहर निकलती है। तो ये क्रिया 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 संयोजन तो है ही है, साथ में ऊष्मा छेपी भी है। संयोजन प्लस ऊष्मा छेपी, संयोजन प्लस ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है ये। संयोजन का मतलब है, देखो दो चीज है इधर, ए और बी, ये मिलकर जुड़ जाती है। संयोजन का मतलब है जुड़ना, जुड़ना, एक साथ मिल जाती है। बुक जो है एप्लीकेशन से ऑर्डर करा दो भाई। नीचे एक नाम आ रहा है, डाबरा क्लासेज जयपुर, एप्लीकेशन से आप ऑर्डर करा दो। हम आपका ऑर्डर कल, जैसे आज बुक करोगे तो परसों हम यहां से निकाल देंगे आपकी किताब को। दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विसरण द्वारा कोशिका झिल्ली के पार संचलन कर पाता। भैया ये क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ के जाना। क्वेश्चन नंबर 15 और 19 में नंबर का क्वेश्चन, दो क्वेश्चन जो इस पेपर में है, इनको आप प्लीज थोड़ा सा अच्छे से समझना। दोस्तों पहले मैं ये बताऊं, ये जो विसरण होता है ना, ये जो विसरण जो होता है, ये मेनली गैसों के लिए भी चलता है, गैसों के लिए भी चलता है और द्रवों के लिए भी चलता है। मेनली गैसों के लिए चलता है। और विसरण जो विधि है ये मेनली गैसों के ऊपर लागू होती है। और इसमें क्या है, एनर्जी लॉस नहीं होती है। एनर्जी लॉस नहीं होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसे आपने यहां पर कोई अगरबत्ती जलाई तो वो अगरबत्ती की जो खुशबू है ना, वो धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल जाएगी, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। निम्न में से कौन सा पदार्थ विसरण विधि के द्वारा, प्यारे विद्यार्थियों, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, जैसे मान लीजिए हमारी कूपिकाओं में जो ऑक्सीजन भरी होती है, ये ऑक्सीजन जो है ना वो ब्लड में चली जाती है।
ब्लड में चली जाती है, ये ऑक्सीजन ब्लड में चली जाती है। इस विधि का नाम था विसरण विधि के द्वारा। याद करो यार, कहां फेंक रहे हो उत्तर, सीधा उत्तर। प्यारे विद्यार्थियों, गैसों का जो आदान प्रदान होता है फेफड़ों से ब्लड में, ब्लड से फेफड़ों में, गैसों का जो आदान प्रदान होता है वो विसरण विधि के द्वारा होता है। आप ये पकड़ के बैठ जाइए, गैसों का जो आदान प्रदान है वो मेनली विसरण विधि के द्वारा होता है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। ये हमारी कूपिकाएं है दोस्तों। आपको पता होगा, जो हम वायु लेते हैं वो वायु कहां जाके भरती है? कूपिकाओं में। कहां जाके भरती है भाई श्री राम? कूपिकाओं में। तो कूपिकाओं से वो ऑक्सीजन कहां जाती है? ब्लड में। किस विधि के द्वारा? विसरण विधि के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी घरेलू वस्तु विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग नहीं करती है? निम्नलिखित में से कौन सी घरेलू वस्तु विद्युत धारा तापीय प्रभाव का उपयोग नहीं करती है? प्यारे विद्यार्थियों, एक फॉर्मूला होता है H बराबर आई स्क्वायर आर टी, रट के बैठ जाइए दोस्तों। हीट, हीट जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, वापस सुनिए, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो ये चालक तार गर्म होकर ऊष्मा देने लगता है। ये चालक तार गर्म होकर ऊष्मा देने लगता है। ये चालक तार गर्म होकर ऊष्मा देने लगता है। इसको बोलते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। इसके ऊपर प्यारे विद्यार्थियों, जैसे हीटर गर्म होकर ऊष्मा देता है, ये रूम हीटर ये भी गर्म होकर, प्यारे विद्यार्थियों आयरन बॉक्स, अपनी जो इस्त्री होती है प्रेस, वो भी गर्म होकर ऊष्मा देती है। दोस्तों इलेक्ट्रिक मोटर ऐसा नहीं करती है। जो मोटर होती है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। विद्युत मोटर जो है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। आया हुआ है H बराबर आई स्क्वायर आर टी। कितनी बार फिरेगा एग्जाम के अंदर, बार बार कह रहा हूं। हीट H समानुपाती, ऊष्मा का मान धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। ऊष्मा का मान प्रतिरोध के समानुपाती होता है। ऊष्मा का मान समय के समानुपाती होता है। भैया आप मेरा कोर्स लो भी लोगे तो पढ़ना तो आप ही कोई है, पर ये जरूर कह रहा हूं, अगर आप एक बार पढ़ोगे ना तो हो सकता है कि आज आप विज्ञान में 10 क्वेश्चन कर रहे हो बीच में से, लेकिन अगर आप विज्ञान पढ़ोगे सीखोगे तो ये मेरी गारंटी है आप 15-16 क्वेश्चन तक नॉर्मल चले जाओगे। मेहनत आपको करनी है। अपने कोई भी मित्र से पूछ लीजिए कि डावरा सर की विज्ञान आपको पक्का समझ में आएगी, ये मेरी गारंटी है। दोस्तों निम्नलिखित में से किस जीव में विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन नहीं होता है? ओ नहीं वाले ज्यादा क्वेश्चन है भाई, नहीं होता है। प्यारे विद्यार्थियों आपको पता है अमीबा एक कोष के जीव है, प्लाज्मोडियम एक कोष के जीव है, लिस्मानिया, इनके अंदर, तीनों के अंदर दोस्तों 1, 2, 3, इन तीनों में अलैंगिक जनन होता है। पहली बात तो इन तीनों में अलैंगिक जनन होता है और इनकी विधि का नाम है द्विविखंडन विधि। लिस्मानिया में खंडन विधि चलती है। लिस्मानिया में खंडन विधि के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। इन तीनों में अलैंगिक जनन होता है दोस्तों। इन तीनों के अंदर जो जनन होता है वो अलैंगिक जनन है। लिस्मानिया, हाँ तीनों में ही अलैंगिक जनन है। अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, लिस्मानिया के अंदर भी, ये भी लिस्मानिया नाम एनसीईआरटी कक्षा 10वीं में लिखा हुआ है। इन तीनों में अलैंगिक जनन होता है विखंडन विधि, मतलब द्विविखंडन विधि के द्वारा। केंचुआ में ऐसा नहीं होता है। दिलीप कुमार जी विज्ञान पढ़िए, चाहे टीचर का एग्जाम हो चाहे रेलवे का एग्जाम हो, आप पेपर अच्छे से कर दोगे। निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से नहीं काटा? ओ भाई साहब समझो, इस पेपर में पूरे क्वेश्चन नहीं नहीं नहीं।
चलो, जितने भी भाई लाइव है एक बार मुझे बता दो कि 9:15 से, अगर आपके पास समय हो, 9:15 से ग्रुप डी का पेपर नंबर 61 करा दूं क्या? नेट वगैरह ठीक चल रहा है? बताओ, 9:15 से ग्रुप डी 2022 का पेपर नंबर 61 करा दूं क्या? अगर आप एग्री हो तो मैं करा दूं। दोस्तों, इसमें थोड़ा नहीं पे नजर रखिए। निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से नहीं काटा जा सकता? तो प्यारे विद्यार्थियों, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये 3 धातु है इन जिनको हम चाकू से काट सकते हैं। चाकू से काट सकते हैं दोस्तों। तो कौन सी धातु चाकू से नहीं काटी जाएगी? आंसर होगा कॉपर। कॉपर को चाकू से नहीं काट सकते दोस्तों। अरे मेरे भाई, एग्जाम डेट 26 तारीख को सुनवाई है। एग्जाम डेट किस दिन आ जाए पता भी नहीं चलेगा। मैं आज फिर कह रहा हूं, थोड़ा सा डाबरा सर की बातों पर विश्वास करिए। एग्जाम डेट कभी भी आ सकती है, किसी भी दिन आ सकती है। आप बैठे रह जाओगे, आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। प्लीज, इसलिए कह रहा हूं, जितना पढ़ सकते हो ना उतना पढ़ लो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ लो, बस यही मैं कह रहा हूं। किसी भी दिन एग्जाम डेट आ सकती है। लोग कुछ अक्टूबर के लिए कह रहे, कुछ नवंबर के लिए कह रहे। अगर आपके पास समय हो तो सुबह 9 बजे फिर लाइव आऊंगा, जहां पर मैं ग्रुप डी का पेपर नंबर 61 कराऊंगा। दोस्तों, ये इसका लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प परासरण शब्द अलग है? विसरण शब्द, पकड़ लो पकड़ लो, विसरण शब्द मेनली गैसों के लिए काम में लेते हैं दोस्तों। और ये जो परासरण शब्द है ना, ये परासरण शब्द जो है ना, ये है द्रवों का अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा अर्धपारगम्य झिल्ली से अंदर जाना। प्यारे विद्यार्थी, 2 शब्द है, फंस मत जाना, 2 शब्द है। टॉपिक बाई क्वेश्चन करा दूंगा विकास, एग्जाम टाइम पे टॉपिक बाई क्वेश्चन करा दूंगा, ये मेरी भी गारंटी है। लेकिन अभी मेन काम है पेपर। पेपर से पता चलता है कि क्वेश्चन कैसे आ रहे, इस दुनिया में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं दोस्तों। परासरण, देखो 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 देखो, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन परासरण का उदाहरण नहीं है। अरे मेरे भाई, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, पूरी आंखें खोल खोल के पढ़ना। परासरण का उदाहरण नहीं है। देखो, पानी में किशमिश भीग देते हैं तो पानी किशमिश के अंदर चला जाता है, पानी किशमिश के अंदर चला जाता है, पानी किशमिश के अंदर चला जाता है परासरण विधि के द्वारा। इसके अलावा एक कोशिकीय स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीवधारियों द्वारा जल। प्यारे विद्यार्थियों, ये एक कोश के जीव है, एक कोश के जीव, अमीबा, पैरामीशियम यूग्लिना, उनके अंदर भी पानी अंदर चला जाता है। अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा पानी अंदर चला जाता है। पौधों की जड़ों के द्वारा जल का अवशोषण, पानी अंदर जा रहा है भाई, पानी अंदर जा रहा है तो यहां पर चलता है परासरण, और गैसों के लिए चलता है विसरण। गैसों के लिए चलता है विसरण और पानी के लिए चलता है परासरण। एक शब्द पकड़ के बैठ जाइए, बाकी डिटेल पढ़ने के लिए आप चले जाइए एप्लीकेशन पर। दोस्तों, अच्छे रहो, खुश रहो। इसका पीडीएफ में बना के डाल दूंगा। इस पेपर में हमें मिले हैं 19 क्वेश्चंस, टोटल 20 क्वेश्चन थे, लेकिन ये बहुत सारे क्वेश्चन इन्होंने डिलीट कर दिए हैं। बाकी का ये रहा आपका साइंस का लाइव बैच। आप बैच में जा सकते हो, रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। दोस्तों, अब हम रुकेंगे नहीं, आज फिर जा रहे हैं हम। 9:15 बजे मैं वापस क्लास लूंगा। चलिए, अच्छे रहो, खुश रहो, पढ़ते रहो। इस क्वेश्चन, ये पेपर में से कितने क्वेश्चन सही हो गए आपके? ठीक है, अगर कोई भी मित्र है, मात्र 299 में 1 साल की वैलिडिटी है। आप आराम से इस बैच को ज्वाइन करके आप अपना विज्ञान पढ़िए, अच्छे से पढ़ते चलिए। सर, क्लास रिकॉर्डिंग डिलीट क्यों कर रहे? भैया, वो 2 दिन क्लास नहीं हुई थी यार, 2 दिन इंटरनेट की वजह से क्लास नहीं हुई थी। 9:15 बजे मैं वापस लाइव आ रहा हूं, ग्रुप डी 2022 का पेपर नंबर 61 लेकर। थोड़ा आप पानी पीजिए, थोड़ा सा आराम करिए, और हम 9:15 बजे एक बार फिर आ रहे हैं आपके बीच में, और उसमें मैं पेपर नंबर 61 कराऊंगा ग्रुप डी का। थैंक यू। मेरी आशा है कि आप आराम से, अच्छे से
दोबारा मेरे साथ जुड़ जाइए, वहां पर मैं आपको पेपर करा देता हूं। थैंक यू, धन्यवाद।